अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब मैंने होश संभाला तो घर में हम 2 बहन भाई थे और हमारी बेवा खाला। मेरे वालिदैन फौत हो चुके थे, इसलिए खाला ने मेरी परवरिश की थी। मेरा शहर जंग है। हीर के मकबरे के करीब कस्बा मुरादियानी में हमारा मकान था और हमारी हवेली गांव के आखिरी सिरे पर एक वीराने में वाक़ थी। यह हवेली किसी पुराने ज़माने की बनी हुई किलानुमा इमारत थी जो इतनी वसी थी कि इसमें एक अच्छा खासा गांव आबाद हो सकता था। इसे किसी ज़माने में हमारे आबा व अजदाद ने गांव फतह करके हासिल किया था। इसके एक हिस्से में हम लोग रहते थे और दूसरे में मवेशी और उनके रखवाले वगैरह। बाकी तमाम हवेली खाली पड़ी थी। हमारा अहाता एक कोने में बबूल के दरख्तों से घिरा था। यहाँ पंडित दीनानाथ रहते थे। ये मेरे दादा के वक्त के बूढ़े मुलाजिम थे और सारी ज़िंदगी खिदमत करते रहे थे। भाईजान जो मुझसे 18 साल बड़े थे, तन्हाई पसंद और गोशा नशीन थे। हवेली के बाला खाने पर शोर गुल से दूर बिल्कुल सुनसान जगह उनका कमरा था, जहाँ वो दिन रात पढ़ते रहते थे। किसी से उनका मेल जोल न था। हमारा ये मुख्तसर सा कुनबा इस गैराबाद हवेली के सकूत और नहूसत को दूर करने की ताकत न रखता था। हर तरफ शहर खामोशा का नक्शा दिखाई देता था। एक तवील अरसे तक मरम्मत ना होने से हवेली की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कई जगह से जीने और राहदारियाँ बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। दीवारों और सतूनों पर जाबजा काई जमी हुई थी। तमाम छतों पर एक खारदार बूटी बकसरत फैली हुई थी। वीरान कमरों में पलस्तर गिरने और कूड़े करकट के अंबार लगे हुए थे। छतों में जाबजा अबाबीलों के घोंसले और भेड़ों के छत्ते नजर आते थे। बड़े बड़े तनावर दरख्तों ने अक्सर कमरों को बिल्कुल जंगलनुमा बना रखा था। सिर्फ वही चंद कमरे अच्छी हालत में थे जो हम लोगों के ज़ेर इस्तेमाल थे। हमारी कोई लंबी चौड़ी बिरादरी न थी कि कभी इस कैद तन्हाई से निजात मिलती। सिर्फ मेरे एक चचा थे जो हमारे गांव से 8 मील के फासले पर अपनी जागीर में रहते थे। उनकी बीवी भी फौत हो चुकी थी। सिर्फ अरशद और अजीज़ 2 लड़के थे जो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क गए हुए थे। उनके बड़े लड़के अरशद से मैं मंसूब थी। मैं 8 साल की बच्ची थी। इस वीराने में जहाँ दरो दीवार से हसरत और उदासी बरसती थी, मेरी तबीयत बहुत घबराया करती थी। अगर पंडित जी का मकान करीब ना होता तो यकीनन ऐसा माहौल में मेरी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती। पंडित जी का कुनबा बिल्कुल मुख्तसर था। एक तो खुद पंडित जी थे, दूसरी उनकी दाइमुल मरीज़ बीवी और एक लड़की कमला जो मुझसे 5 साल बड़ी थी। मुझे कमला से बड़ी मोहब्बत थी और मैं अक्सर उसके घर खेलने जाया करती थी। दोपहर के वक्त जब कमला की माँ आराम करती और पंडित बाहर काम पर होते तो मैं और कमला मिट्टी के घरौंदे से बनाकर खेला करती, या पंडित जी के ठाकुर दुआरे में जहाँ कई मूर्तियाँ रखी थी, एक बड़े कदावर बुत को पगड़ी बांधकर अपना दूल्हा बनाती और उसके दाएं बाएं खड़े होकर वो गीत गाया करती जो कलंदर कौम के फ़कीर हमारे इलाके में गाकर भीख मांगा करते थे। बाला खाने की सीढ़ियों के करीब एक बड़ा और गहरा कुआं था। हम दोनों उमूमन उस कुएं पर जाती और उसमें ऊंची आवाज़ से पुकारती, जिसके जवाब में हमें उसी तरह की आवाज़ सुनाई देती और हम बहुत खुश हो जाती। भाईजान हमें उस कुएं पर जाने से मना किया करते थे और डराया करते कि उस कुएं में भूत रहते हैं। खाला जान भी मुझे उस कुएं पर जाने से रोका करती कि यहाँ पहले एक चबूतरा था। भाईजान को किसी ज़रिए से इस जगह कुएं की मौजूदगी का इल्म हो गया था। मैं उस वक्त छोटी थी, चुनाचे उन्होंने उस कुएं को जो कई सदियों से बंद पड़ा था खोलकर असर-ए-नौ मरम्मत करवाया। उसी साल मेरी माँ उस कुएं पर किसी भूत से डरकर बीमार हुई और दूसरे दिन ही फौत हो गई। अगरचे हम ये सब बातें गौर से सुन लिया करती थी, मगर वहाँ जाने से बाज ना आती क्योंकि हमें उस कुएं से कुछ उनसा हो गया था। चंद साल तक मैं इसी तरह बेसरो सामानी से इन्हीं खंडरात की दुनिया में परवरिश पाती रही। आखिर ज़माने के इनकलाब ने मुझे कुछ से कुछ बना दिया, यानी मैंने बचपन की मंजिल तय करके शबाब के जीने पर कदम रखा। कमला मुझसे 5 साल बड़ी थी। इस वक्त वो ऐन शबाब में थी और हुस्न का एक नायाब फूल मालूम होती थी। उसका संदली रंग, नशीली आँखें और पैवस्ता अबरू उसकी शान हुस्न को दोबाला कर रहे थे। उसकी खूबसूरती दिलों को तड़पा देने वाली थी और हुस्न बेहद जाज़बियत रखता था। पंडित जी पुराने ख्याल के आदमी थे।
वो जूं जूं उस चमेली की कली को चटकते देखते उन पर उनकी नींद हराम हो जाती। जवान लड़कियों को घर बिठाना उनके नज़दीक महापाप था, इसलिए उन्होंने बहुत जल्द कमला की शादी का बंदोबस्त कर लिया और तारीख मुकर्रर हो गई। शादी से एक दिन पहले कमला और उसके वालिदैन हस्बे मामूल सो रहे थे। आधी रात के करीब किसी ने कमला का शाना हिलाया। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। ताकचे पर रखी हुई लालटेन बुझ चुकी थी। कमला अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास करके खौफ से घबरा गई। यकायक किसी हाथ ने, जो बर्फ की तरह सर्द और लोहे की तरह सख्त था, एक पर्चा उसके हाथ में दे दिया। कमला लरज उठी। उसने गोलूगीर आवाज में पंडित जी को पुकारा। दोनों मियाँ बीवी जाग उठे। पंडित जी ने तारीकी में टटोलते हुए दिया सलाई तलाश करके बत्ती जलाई। तब लरजते हुए कमला ने उनसे ये वाक़या बयान करके पर्चा उनके हाथ में दे दिया। ये पर्चा पंडित जी के रजिस्टर से फाड़ा गया था और कोयले से चंद सतरें किसी मुर्दा ज़बान में, जो संस्कृत से मिलती जुलती थी, लिखी गई थी। कमला सख्त खौफजदा थी, मगर उसके वालिदैन का ख्याल था कि कमला ने ख्वाब की हालत में कोई कागज़ उठा लिया है। रात को कमला की बारात थी। बड़े ठाठ से बारात के इस्तकबाल का सामान हो रहा था। आज सपहर को हमारी हवेली में खूब रौनक थी। हमारे वीरान कमरे दुल्हन की तरह सजे हुए थे। बाहर छिड़काव से सूंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। कमरे में बारात के लिए फूलों के तश्त भरे पड़े थे, जिनसे इतरालूद खुशबू की लपटें आ रही थी। खाने से ज़ाफ़रान और केवड़े की महक उठ रही थी। गांव की नौखेज़ लड़कियां रंगीन लिबास पहने गा रही थी। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि अपनी उम्र में पहली मर्तबा मैंने चहल पहल देखी थी। शाम के करीब बारात आई और रात गई तक बारात की खातिर तवाज़ो होती रही। मैं भी रात को देर से सोई। मुझे कमला की जुदाई का रूह फरसा ख्याल माही बेआब की तरह तड़पा रहा था। अभी मेरी आंख झपकी ही थी कि मैं शोर गुल की आवाज़ से जाग उठी। रात भीगी हुई थी। सितारे झिलमिला रहे थे। चांद की रोशनी बदस्तूर जगमगा रही थी, मगर जो जगह थोड़ी देर पहले इशरत कदा थी, अब मातम कदा बन रही थी। पंडित जी के मकान से चीखों की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सब छोटे बड़े सिरा सेमगी से अहाते की तरफ भाग रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या मामला है। इतने में भाईजान मेरे पास से गुजरे। वो परेशान हाल और चेहरा उतरा हुआ था। वो बदहवासी से भागे जा रहे थे। दालान में खालाजान खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, सकीना, कमला का शौहर कत्ल हो गया है और उसकी माँ चंद सांसों की मेहमान है। खालाजान के ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा और मैं दौड़ती हुई कमला के घर गई। उसकी माँ वाकई जानकुनी की हालत में थी। उसकी नब्ज़ मध्यम हो रही थी। एक डॉक्टर जो बारात के साथ आए हुए थे, उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनका ख्याल था कि ये अचानक डर जाने का नतीजा है। पंडित जी पछाड़े खा रहे थे। कमला बिल्कुल खामोश और सहमी हुई थी। वो तो मुल्तानी मिट्टी का बुत मालूम हो रही थी और सुबह सवेरे ही पंडित जी की बीवी चल बसी। बाहर लोगों का बड़ा हुजूम था। पुलिस बयान लिख रही थी। दूल्हे की लाश का मुआयना किया गया। डॉक्टर के मुताबिक कातिल ने लोहे के दस्ताने पहनकर जुर्म का इर्तिकाब किया था। कई दिन तक पुलिस की तहकीकात जारी रही, मगर बावजूद इंतहाई तफ्तीश के कातिल का सुराग न मिल सका। कमला की बेवगी को 1 साल गुजर गया। उसकी शौखी और शगुफ्तगी काफुर हो चुकी थी। वो अपना गम जाहिर न करती थी, ताहम कुछ सोचती और सरदाहें भरती रहती। उसका हुस्न मांद पड़ चुका था और उसका शबाब जाड़े की चांदनी की तरह बेकार दिखाई देता था। मैं भी अब जवान हो चुकी थी। अरशद और अजीज़ भी अमेरिका से वापस आ गए थे। चचा और चची जान मेरी शादी के लिए इसरार करने लगे। खाला जान का ख्याल था कि हम दोनों भाई बहन की एक ही वक्त में शादी हो, मगर भाईजान ने अपनी शादी से तो साफ इनकार कर दिया और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी से 4 दिन कबल मैं और कमला रात को देर तक जागती रही। हमारी बूढ़ी माँ हमें आधी रात तक कहानियाँ सुनाती रही, इसलिए मैं लेटते ही गाफिल सो गई। आखिर शब मैंने एक हौलनाक ख्वाब देखा कि एक देव मेरे पलंग के करीब खड़ा मुझे एक पर्चा दे रहा था। मुझ पर अचानक दहशत तारी हो गई। बेख्तियार मेरी चीख निकल गई। आँख खुली तो मैं पसीने में शराबूर थी। इधर उधर देखा, मगर कोई देव दिखाई न दिया। अचानक मेरी नज़र सरहाने के करीब पड़े हुए एक कागज़ के पर्चे पर पड़ी। मेरे हाथ पांव सर्द हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमला, जो मेरी चीख सुनकर बेदार हुई थी, मुझे संभाला। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो पूरा घर जाग रहा था। मैंने हवास बहाल होने पर उस पर्चे की तरफ तवज्जो की,
जो अभी तक बदस्तूर वहीं पड़ा था। वो पर्चा उठाकर मैंने भाईजान को दे दिया और ख्वाब भी मनोवन कह सुनाया। उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से लेकर उलट पलट कर देखना शुरू किया। वो इस नागहानी वाक़ये से मुतवहश नजर आते थे। उनकी पेशानी अरकालूद हो रही थी। ये पर्चा भी किसी पुराने रजिस्टर से फाड़ा हुआ मालूम होता था, जिस पर किसी गैर मारूफ जबान में कोयले से चंद सतरें लिखी थी। भाईजान पहले तो सेरा सेमगी और मायूसी की हालत में खड़े सोचते रहे और फिर चुपचाप बाहर निकल गए। सुबह को चचा जान बौखलाए हुए मेरे पास आए। उनके हमरा भाईजान भी थे। चचा जान ने मेरी जुबानी सब वाकया सुना और देर तक इस मामले पर बहस होती रही। उनका ख्याल था कि ये किसी दुश्मन की कारस्तानी है और शादी को रोकने के लिए इस तदबीर से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। मगर भाईजान अपनी ज़िद पर कायम रहे और शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई। चंद दिन तक लोगों में चेमगोइयाँ होती रहीं। जब बात पुरानी हो गई और लोग इस तस्करे को भूल गए तो बिल्कुल खुफिया तौर पर मेरा निकाह अरशद से हो गया। लेकिन तकदीर का लिखा न टल सका और दूसरे दिन अरशद बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। उसके गले पर भी किसी ऐसे हाथ के निशानात थे जिस पर कोई लोहे का दस्ताना चढ़ा हुआ हो। अरशद की जवां मर्गी का तमाम इलाके में शोर मच गया। ऐसा संगीन जुर्म और कातिल का बच निकलना पुलिस की बदनामी का बाइस था। चुनाचे बड़े बड़े अफसर जाए वक़ू का मुआयना करने आए और कातिल का सुराग लगाने में कोई कसर न छोड़ी, मगर नतीजा खाक न निकला और कमला के शौहर की तरह अरशद की मौत भी एक मौमा बनकर रह गई। अरशद की मौत से मेरी जिंदगी तल्ख हो गई। भाईजान का दिल भी दुनिया से उचाट हो गया। पंडित जी को जो अपनी बीवी की मौत के बाद कुछ निढाल रहते थे, हमारे ख़ानदान से दिली मोहब्बत की वजह से इतना सदमा हुआ कि वो जानबर न हो सके और शमा की तरह चंद दिन में घुलकर ख़त्म हो गए। मैं और कमला ज़िंदगी के फजूल और खामोश दिन काटने लगी। कभी कभी अजीज़ हम दोनों से मिलने आया करता। उसके आने से 2 घड़ी के लिए हमारा दिल बहल जाया करता था, वरना फिर वही तन्हाई और अफसुर्दगी हमें घेरे रखती। हम इस ज़िंदगी से बहुत बेजार थीं। हमारी ज़िंदगी एक नाकाम ज़िंदगी थी जिसके कामयाब होने की कोई उम्मीद न थी। हमारा मुस्तकबिल ऐसा तारीक था जिसमें उम्मीद की कोई किरण बाकी न थी। हमें एक ऐसा रोग लग चुका था जिसका इलाज इस ज़िंदगी में नामुमकिन था। अरशद की मौत को 3 साल गुजर गए। बहार के बाद खिज़ां और खिज़ां के बाद बहार आती रही, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली वाक़ई ना हुई। खिज़ां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे, हर चीज़ बेरौनक और बेनूर हो रही थी। शाम करीब थी, सूरज आखिरी हिचकियाँ ले रहा था। उसकी जर्द और लर्ज़ां किरणें किसी दम तोड़े हुए मरीज़ की तरह ज़िंदगी की मोहम उम्मीद पर संभलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कौवे गोल दर गोल उड़ते और अपनी खोखली आवाज़ में काएं काएं करते जंगल में बसेरा करने जा रहे थे। मवेशी और उनके चरवाहे थके मांदे सुस्त कदम उठाते घर वापस आ रहे थे। गांव के हरे घर से धुएं के बादल उठ रहे थे। हर तरफ उदासी और अफसुर्दगी मुसल्लत थी। इतने में अजीज़ आ गया और हम दोनों राहदारियों पर टहलकर वक्त गुजारने लगे। जब सूरज गुरूब हो गया और हवा में खुनकी पैदा होने लगी तो मैं नीचे उतरने के लिए मुड़ी, मगर अजीज़ कहने लगा, अब तो भाईजान का कमरा करीब है, चलो उनसे भी मिल लें। आज उनको देखे बहुत दिन हो गए हैं। चुनाचे हम बाला खाने पर चढ़ गए। नज़दीक पहुँचे तो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। भाईजान तो किसी से बातें कर रहे हैं। भाईजान के पास बाला खाने पर कौन आ सकता है? आओ देखें तो सही। मैं हैरत से आगे बढ़ने लगी। इस तरह अंदर जाना मुनासिब नहीं। चलो उस सामने वाली बगली सैदरी में चलकर झरोके से देखें, अजीज़ ने कहा। हम दोनों सैदरी में घुस गए। सैदरी बहुत तवील और तारीक थी। गो बाहर भी शाम काफ़ी तारीक हो चुकी थी, मगर सैदरी में बिल्कुल अंधेरा था। कमला खिड़की के किनारे पर बैठी थी। उसका गुलाबी रंग नीला हो रहा था, होंठ बिल्कुल सफ़ेद और खुश्क, जिन पर वो बार बार ज़बान फेर रही थी। भाईजान उसके करीब झुके हुए खड़े थे। उनकी पुश्त हमारी तरफ थी और कमला के हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज़ को गौर से देख रहे थे। अभी हम लोग वहाँ बमुश्किल चंद सेकंड ठहरे थे कि आसमान पर शहाब साकिब टूटा और उसकी मुहीब रोशनी में हमने सैदरी के अंदर एक ऐसा ख़तरनाक मंजर देखा कि हमारे कलेजे धक से रह गए। शिद्दत खौफ से मेरे हवास बहाल न रहे और मुझे गश आ गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी थी।
اور عزیز सहमा हुआ मेरे करीब एक कुर्सी पर बैठा था। मैंने होश में आते ही कहा, अजीज़ खुदा के लिए जाकर भाईजान को बुलाओ, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अजीज़ ने मेरा आखिरी फ़िक्रा सुना और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं भाईजान को देखने के लिए बहुत बेताब थी, इसलिए बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। खुदा खुदा करके अजीज़ वापस आया। भाईजान भी उसके साथ थे। क्यों सकीना, क्या तकलीफ़ है? उन्होंने आते ही कहा, भाईजान मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी सख्त ख़तरे में है। आज जिस वक्त आप कमला से बातें कर रहे थे, मैं और अजीज़ आपसे मिलने के लिए बाले खाने की तरफ गए। अंदर से बातों की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हम दोनों ये मालूम करने की गर्ज से कि आप किससे बातें कर रहे हैं सहदरी में घुस गए। अचानक शहाब साकिब टूटा और उसकी सुर्ख रोशनी में मैंने देखा कि अंदर एक कवि हैकल शख्स जो कि लोहे का नकाब पहने था, सहदरी के आखिरी झरोके के करीब खड़ा हुआ आपकी बातें सुन रहा था। मैं इतनी खौफजदा हुई कि मुझे गश आ गया। अगर अजीज साथ ना होता तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। सकीना कुछ फिक्र ना करो, वो मरदूद जल्द ही अपने कैफर किरदार को पहुंचने वाला है। अगर उस वक्त मुझे उसकी मौजूदगी का पता लग जाता तो मैं उसी वक्त उसे सज़ा देता, भाईजान ने कहा। तो क्या आप उसे जानते हैं? वो कौन शख्स है? मैंने पूछा। वक्त आने पर तुम खुद उसे देख लोगी, फिलहाल मैं उससे रूशनास नहीं हूँ, भाईजान बोले। भाईजान, कमला बाला खाने पर आपके पास क्यों गई थी और उसके हाथ में क्या चीज़ थी? मैंने तजस्सुस से पूछा। वो एक ख़ास वजह से गई थी और उस चीज़ के बारे में थोड़े दिनों तक बता दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि मुझे कमला से मोहब्बत है और वो भी मुझे चाहती है और वो मेरी ज़ौजियत में आने पर रज़ामंद है। इसके बाद मैंने भाईजान से इल्तिजा की कि वो बाला खाने को छोड़कर यहीं आ जाएं। चुनाचे उन्होंने मेरी बात पर अमल किया और मेरे साथ वाले कमरे में उठाए। सुबह कमला मेरे पास आई तो मैंने उससे भी उस चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया जो रात को उसके हाथ में थी, मगर उसने कोई जवाब न दिया और कुछ सोचकर कांपने लगी। अलबत्ता उसने इतना कहा कि मुझे तुम्हारे भाईजान से मोहब्बत है और उन्हें भी मेरे साथ इस कदर उन्स है, इसीलिए वो अभी तक तन्हा हैं। मैं उससे कभी शादी का वादा न करती, मगर वो यकीन दिलाते हैं कि उन्हें उससे किसी किस्म का ख़तरा नहीं। अगरचे भाईजान भी अपने आप को महफूज बताते थे, ताहम मेरे दिल का खदशा दूर ना होता था। मैंने कई दफ़ा उन्हें शादी से रोका, मगर सुनवाई ना हुई। इस वाक़ये के 10वें दिन सपहर को कमला का निकाह भाईजान से बिल्कुल सादे तरीके से हो गया। कमला उरूसी लिबास में एक शानदार पैकर नूरानी मालूम होती थी। भाईजान आज बहुत खुश थे, मगर हम सब गमगीन हो रहे थे। खालाजान आंखें पुरनम किए मुसल्ले पर आज़रदा खातिर बैठी थी। मैं भी तस्वीर यास बनी अपने कमरे में पड़ी थी और पास अजीज़ उदासी से मुँह लटकाए बैठा था। ज्यों ज्यों शाम हो रही थी, मेरे दिल में खौफ पैदा हो रहा था। आज रात चचा जान और अजीज़ भी यहीं रहे। मैंने अजीज़ से मशवरा किया कि रात को जाकर भाईजान की हिफाजत करना चाहिए। हम दोनों उस दरवाजे के करीब जो मेरे और भाईजान के कमरे के दरमियान खुलता था, कुर्सियों पर बैठ गए और टार्च अपने पास रख ली, ताकि अगर कोई लैंप गुल कर दे तो रोशनी पहुंचा सके। खिज़ां की रातें अमूमन परेशान कुन होती हैं, लेकिन आज तो रात खासकर डरावनी और तारीक थी, जिसको उल्लू की भयानक चीखें और भी खौफनाक बना रही थी। बाहर आवारा कुत्ते दर्दनाक आवाज़ में रो रहे थे और पत्तों की सरसराहट झींगरों की मनहूस आवाज़ के साथ मिलकर निहायत हौलनाक समा पेश कर रही थी। 1 बजे के करीब अचानक कमला की चीख सुनाई दी और हम झपट कर अंदर जा पहुंचे। वहां हमने ऐसा नज़ारा देखा जिसको अकल कभी तस्लीम नहीं कर सकती और कयास कभी तस्लीम नहीं कर सकता। भाईजान मसहरी पर पड़े थे और एक कवि हैकल बुत, जिसे मैं और कमला बचपन में अपना दूल्हा बनाकर 2 दूल्हों वाला गीत गाया करती थी, अपने आहिनी पंजों से उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों फौरी मौके पर पहुंच गए और चचा जान भी, जो हमारी तरह जाग रहे थे, फौरन आ पहुंचे। हमारे आते ही बुत बेहिसो हरकत मसहरी पर गिर पड़ा और हम सब ने मिलकर भाईजान को उस बुत के नीचे से निकाला। हर कोई इस अजीबो गरीब इंकिशाफ से शिशदर था और उस बुत को खौफ व हिकारत से देख रहा था। भाईजान के कहने पर हम सब लोग उसे घसीटते हुए पुराने कुएं तक ले गए और उसे उसमें फेंक दिया। भाईजान ने तांबे की एक बड़ी चादर जो बाला खाने की दीवार के साथ रखी हुई थी, मुलाजिमों से मंगवाई और उस तमाम चादर पर गैर मारूफ ज़बान में कोई इबारत कंदा थी। उससे कुएं का मुंह ढांप दिया गया
और उस पर सीलन चुन दी गई जो करीब की एक कोठड़ी में पड़ी थी। इस कार्रवाई के बाद हम सब वापस आ गए। भाईजान वापस आते ही कहने लगे, इस कुएं की जगह कभी एक खूबसूरत चबूतरा था। जब मैं बच्चा था तो दोपहर के वक्त अपना बस्ता लेकर अक्सर इस चबूतरे पर आ बैठता और अपना सबक याद करता। उस वक्त चबूतरे पर सीलों का फर्श था। कई सीलों पर कुछ खुदा हुआ था। पंडित जी ने मुझे बताया कि वो संस्कृत के कुछ अल्फाज हैं। इंटर पास करने के बाद जब मैं अलीगढ़ गया तो मेरी दोस्ती एक जर्मन प्रोफेसर से हो गई जो मुर्दा ज़बानों का माहिर था। उसकी रफ़ाकत में मैं इस फ़न में माहिर हो गया। 2 साल उसके ज़ेरे तालीम रहा। उसके बाद वो जर्मनी चला गया, मगर इस अरसे में मैंने इस फ़न में काफ़ी महारत हासिल कर ली। जब मैं फारिग तहसील होकर घर आया तो मैंने चबूतरे की सिलों वाली इबारत पढ़ने की कोशिश की। ये मुख्तलिफ राजाओं के अहद की तहरीरें थीं जिनका मतलब ये था कि इस कुएं में बला बंद है। कुछ सिलों पर बहुत पुराने ज़माने की तहरीरें थीं, इसलिए मैं वो ना पढ़ सका। लेकिन तर्ज तहरीर से मैंने कयास किया कि उन सिलों पर भी किसी वक्त के बादशाहों ने कुओं की ममानियत के मुतालिक कुछ लिखवाया होगा। इंसान की फितरत है कि जिस काम से उसे रोका जाए उस काम की बेहद ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो जाती है। यही हाल मेरा भी था। आखिर मैं अपनी तबीयत के जोश को ना रोक सका और सिलें उखड़वा डाली। सिलों के नीचे किसी मसाले के पलस्तर की एक बहुत मोटी तह थी जो बहुत मुश्किल से उखाड़ी गई। उस तह के नीचे यही तांबे की मोटी चादर थी जो अब कुएं के मुंह पर रखी गई है। मैं इस चादर का एक हर्फ भी ना पढ़ सका, इसलिए मैंने वो चादर बाला खाने की दीवार के साथ रखवा दी थी। कुआं खुल गया, मगर मुझे इत्मीनान ना हुआ। मैं तमाम रात सोचता रहा कि ये कुआं क्यों बंद किया गया था और क्यों इसके खोलने की ममानियत की गई थी। दूसरे दिन मैंने अपने बूढ़े मुलाजिम को कुएं में उतारा तो उसने बताया कि कुएं में पानी के अंदर 1 गज की गहराई पर तांबे का जाल पड़ा है जिसमें बहुत से बर्तन और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे कहने पर उसने एक बर्तन जो गागर किस्म का था बाहर निकाला। ये बर्तन देर तक नमनाक मिट्टी में पड़ा रहने से सियाह हो रहा था, मगर गौर से देखने पर मालूम हुआ कि वो सोने का था। मैंने शक दूर करने के लिए उसे रेती से काटा और दूसरे दिन झंग ले जाकर सुनार को दिखाया। उसने भी उसे सोने का ही बताया। इंतहाई सोच विचार के बाद मैंने एक कठाली खरीदी और रात के वक्त अपने कमरे में उस बर्तन को गलाकर ईंटों की शक्ल में तब्दील कर लिया। बाद अज़ा मैं दूसरे तीसरे दिन उस बूढ़े मुलाजिम से एक बर्तन निकलवाता और रात को पिघलाकर ईंटें बना लेता। इसी खुफिया तरीके से मैंने कुछ अरसे में वो तमाम बर्तन ठिकाने लगा दिए। बाकी सामान बहुत वज़नी लोहे वगैरह का था जो अकेले आदमी से निकालना मुहाल था, इसलिए अब यह मामला पोशीदा न रह सकता था। चुनाचे मैंने अपने कीमती ख़जाने की खैर मनाते हुए कुएं का बाकी मांदा सामान पंडित जी की तहवील में दे दिया और मज़दूरों के साथ खुद कुएं में उतरे और सामान की फहरिस्त मुझे बनाकर दिखाई। गो मुझे याद नहीं कि वो क्या क्या चीज़ें थी, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि वो चीज़ें मेरे मसरफ़ की ना थी। इसलिए मैंने पंडित जी से कहा कि ये चीज़ें लाहौर के अजायब घर में भेज दी जाएं। सो वो चीज़ें पंडित जी ही नहीं निकलवाई और अजायब घर में भेज दी। मैं उस वक्त मौजूद ना था। पंडित जी चूँकि पुराने ख्याल के आदमी थे, उन्होंने उस बुत को किसी देवता की मूर्ति समझकर अपने ठाकुर दुआरे में रख लिया होगा। बहरहाल मुझे उस बुत के मुतालिक कुछ मालूम न था। चादर की इबारत पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, इसलिए मैं हर वक्त उसी में महव रहने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं गोशा नशीन मशहूर हो गया। कमला से मुझे बचपन से ही मोहब्बत थी, मगर मजहब की तकसीम की वजह से इजहार न कर सका और तमाम उम्र अकेला रहने का इरादा कर लिया। कमला की शादी के मौके पर मुझे बहुत रंज हुआ, ताहम मैंने हौसला न हारा और शादी में सरगर्मी से हिस्सा लेता रहा। शादी से एक रात पहले कमला को जो पर्चा मिला था उसके हरूफ चादर के हरूफ से बिल्कुल मिलते जुलते थे। अगरचे मैं उसे भी ना पढ़ सका, लेकिन वो पर्चा मैंने पंडित जी से लेकर रख लिया और जब बाद अज़ान सकीना को वैसा ही पर्चा मिला तो मैंने उसकी शादी मुलतवी कर दी और बावजूद इंतहाई हिफाजत और राजदारी के भी अरशद की मौत वाक़ हो गई। इस वारदात से मुझे यकीन हो गया कि तांबे की चादर के सिवा किसी शय से कातिल का सुराग दस्तयाब नहीं हो सकता। चुनाचे मैं उस इबारत के पढ़ने की सरतोड़ कोशिश करने लगा और 3 साल की लगातार मेहनत के बाद कामयाब हो ही गया। उस तहरीर से मालूम हुआ कि कई हजार साल पहले यहाँ एक बरलास नामी राक्षस रहता था। ये बड़ा जालिम था और लूटमार के अलावा हसीन औरतों पर भी हाथ साफ किया करता था। यहाँ से 5 मील के फासले पर कनौला शहर आबाद था। कनौला राजा दीपक की राजधानी थी। राजा बड़ा धर्मात्मा था।
रियाया की तकलीफ दूर करने के लिए उसने कई दफ़ा उस राक्षस पर फौजकशी की, मगर उसे ज़ेर न कर सका। कनोला के कुर्ब जवार में एक निहायत हसीन औरत रहा करती थी। ये औरत शोजी की पुजारन थी। बरलास्ट अपनी ताकत के घमंड में उस पर भी दस्त दराजियाँ करने लगा और पुजारन उसकी चीरा दस्तियों से तंग आकर सूजी से अमान चाही, मगर शिवजी की फिटकार से उस राक्षस की सूरत मस्ख हो गई और उसका घर कुआं बन गया, जिसमें वो अपने खजाने के साथ कैद कर दिया गया। उस कुएं का मुंह तांबे की चादर से ढांप कर शिवजी ने उस पर इन वाक़यात के अलावा एक मंत्र भी लिख दिया ताकि राक्षस किसी सूरत बाहर न निकल सके। उस चादर में वाज़े तौर पर दर्ज था कि इस कुएं का खोलना खिलाफ मसलहत है, लेकिन अगर कोई सोने के लालच में इसको खोल भी ले तो उसे चाहिए कि वो राक्षस को हरगिज़ ना निकाले और सोना लेकर कुएं को पहले की तरह बंद कर दे। अब इस इबारत की वजह से मैंने वो पर्चे भी पढ़ लिए जो शादी से पहले कमला और सकीना को मिले। उन पर्चों का मजमून वाहिद था, जिसका मतलब था कि तुम बचपन में मुझे अपना शोहर तस्लीम कर चुकी हो, अब किसी दूसरे की नहीं हो सकती। उस इबारत से मुझ पर आया हो गया कि ये बरलास ही की तबाहकारियाँ हैं जो दीगर सामान के साथ कुएं से निकाला जा चुका है। अब मेरे लिए ये मौमा हल तलब था कि बरलास कहाँ है और किस शक्लो सूरत में है। पंडित जी ने कुएं के सामान की जो फहरिस्त मुझे दी थी ज़ाया हो चुकी थी। वो खुद भी जिंदा ना थे कि उनसे कुछ सुराग मिल सकता। आखिरकार मैंने इस सिलसिले में लाहौर का सफ़र किया और अपनी दी हुई चीज़ें अजायब घर में जाकर देखी, मगर उनमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई ना दी जिस पर राक्षस का गुमान किया जा सकता है। अब इसके सिवा चारा ना था कि कमला को शादी पर रजामंद किया जाए और इस तरकीब से राक्षस को रकीब बनकर देखा जाए। एक दिन मौका पाकर मैंने कमला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। चूंकि वो भी मुझे चाहती थी इसलिए उसने शादी का वादा कर लिया। उसके बाद मुझे अपनी जान की फिक्र हुई, सो मैंने उस मंत्र को जो तांबे की चादर पर कंधा था कागज़ के टुकड़ों पर तावीज़ की तरह लिखकर एक एक तावीज़ बाला खाने के सब दरवाज़ों पर लगा दिया और एक अपने गले में बांध लिया। जिस शाम सकीना और अजीज़ हमें झरोके से देख रहे थे, मैं हर चीज़ का मुआयना कर रहा था। राक्षस का एक और पर्चा था जो अब की मर्तबा कमला को मिला था। जब तक हम दोनों कमरे में खड़े रहे, राक्षस बाहर खड़ा झरोके से हमें देखकर दांत पीसता रहा और अंदर ना आ सका क्योंकि तमाम दरवाज़ों पर तावीज़ लगा दिए गए थे। उस शाम सकीना उसी राक्षस को देखकर बेहोश हो गई थी। आज रात बरलास के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका गुरूर खाक में मिल रहा था और मैंने सब दरवाज़ों पर वही तावीज़ लगा दिए थे, लेकिन सामने वाली दीवार में चोर दरवाजे का मुझे इल्म न था। ये रास्ता उसके लिए खुला था। उसने इस चोर दरवाजे के जरिए अंदर आकर दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश की, मगर इस तावीज़ की बरकत से उसके हाथ वहीं शल हो गए और वह गिर पड़ा, जिसके बोझ से दबकर मैं नीम जान सा हो गया। बाकी सब हालात आपको मालूम ही हैं। दूसरे दिन सिलों का वो चबूतरा मजदूर मिस्त्रियों से बंद करवा दिया गया और सिल पर भाईजान ने उर्दू में उस कुएं के खोलने की ममानियत कंधा कर दी। उसी दौरान में मुझे अजीज से काफ़ी उन्स हो गया था, चुनाचे मेरी शादी उससे हो गई और हम सब ने उस हवेली को खैरबाद कह दिया। अब भी अगर कोई सयाह कस्बा मुरादियानी की तरफ जा निकले तो वो उस चबूतरे को जिसके नीचे राक्षस दफन है मौजूद पाएगा, लेकिन मैं उसे मुतनब्बे करती हूँ कि वो हरगिज़ उस चबूतरे को खुदवाने की जुर्रत ना करे, वरना गिरफ्तार बला हो जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।